Hello students, today we are going to complete chapter number 2, Bob Dylan, The Voice of a Generation. In this chapter we will read Bob Dylan's Nobel Prize speech and his biography. Bob Dylan is an American songwriter, singer, painter and writer. ये जो बॉब डिलन है एक अमेरिकन सॉन्ग राइटर है, मतलब वो गीत लिखते हैं, सिंगर है, पेंटर है और राइटर. फॉर ओवर 5 decades he has influenced the world of popular music and culture. लास्ट 50 ईयर से, मतलब डिकेड्स मतलब दशक, ठीक है. सो ही इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड ऑफ पॉपुलर म्यूज़िक एंड कल्चर. उन्होंने अपने म्यूज़िक से सारी दुनिया को, कौन सी दुनिया, वर्ल्ड ऑफ पॉपुलर म्यूज़िक जो है, उन्होंने क्या किया है, अपनी म्यूज़िक से उनको प्रभावित किया है. In 2016, the then 75-year-old Bob Dylan was awarded the Nobel Prize for Literature for having created new poetic expressions within the great American song tradition. In 2016, जब बॉब डिलन कितने साल के थे, 75 ईयर्स के, तब उन्हें नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया फॉर लिटरेचर. लिटरेचर मतलब साहित्य के लिए. For having created new poetic expressions with the great American song tradition. Bob Dylan did not go in person to attend the ceremony due to some prior commitments. बॉब डिलन ये जो प्राइज़ है वो लेने के लिए खुद इन पर्सन मतलब फिजिकली वो नहीं गए थे, मतलब उन्होंने खुद ये सेरेमनी अटेंड नहीं की थी ड्यू टू सम प्रायर कमिटमेंट्स. उनके कुछ काम हो गए जो पहले से उन्होंने प्लान कर रखे थे, इसलिए वो तब नहीं गए थे. His banquet speech was given by the United States Ambassador to Sweden, Azita Raji, at the Nobel Banquet on 10th December 2016. और उनका जो स्पीच है, बैंकेट स्पीच, वो किसने दिया था, द यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर टू स्वीडन अजीता राजी at the Nobel Banquet on 10th December 2016. Read his speech and biography to know more about Bob Dylan. तो ये जो चैप्टर है इसमें हमें एक है बैंकेट स्पीच और दूसरा पार्ट है बॉब डिलन की बायोग्राफी. सो लेट्स स्टार्ट बैंकेट स्पीच. गुड इवनिंग एवरीवन. I extend my warmest greeting to the members of the Swedish Academy and to all of the other distinguished guests in attendance tonight. उन्होंने अपने स्पीच की कैसे स्टार्ट किया था, सब लोगों को पहले गुड मॉर्निंग किया और फिर कहा कि मैं सब लोगों को क्या करता हूँ, अभिवादन करता हूँ. कौन से लोग, मेंबर ऑफ स्वीडिश अकेडमी एंड ऑल डिस्टिंग्विश गेस्ट. डिस्टिंग्विश मतलब आउटस्टैंडिंग एंड रिनोन गेस्ट. जो लोग ये जो सेरेमनी है वो अटेंड कर रहे हैं, मैं उन सब लोगों को क्या करता हूँ, अभिवादन करता हूँ. आई एम सॉरी आई कांट बी विथ यू इन पर्सन, but please know that I am most definitely with you in spirit and honored to be receiving such a prestigious prize. उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी कि मैं ये वाला मतलब मैं ये प्रोग्राम खुद अटेंड नहीं कर सकता हूँ, मैं खुद यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के स्पिरिट में जिन्होंने मुझे क्या मिलवा कर दिया है, जिन्होंने क्या मुझे दिया है, मतलब ये आप लोगों का ही स्पिरिट है जिसकी वजह से मुझे क्या मिला है, आज मुझे नोबेल प्राइज़ मिल रहा है. An honor to be receiving such a prestigious prize. Prestigious मतलब सम्मान्य. नोबेल प्राइज जो है वो कैसा प्राइज है, एक सम्मान्य प्राइज है. Being awarded the Nobel Prize for Literature is something I never could have imagined or seen coming. उनका ये कहना है कि नोबेल प्राइज़ मिलना मुझे, और वो भी लिटरेचर में, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मैंने कभी भी मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता था ऐसी चीज़ कि ये मुझे मिल रही है. फ्रॉम एन अर्ली एज आई हैव बीन फैमिलियर with and reading and absorbing the works of those who were deemed worthy of such a distinction. उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे थे जिनका लिटरेचर मैंने पढ़ा है, बहुत पहले से मैं उनके लिटरेचर से फैमिलियर हूँ, मैंने वो पढ़ा है, एब्जॉर्ब किया है, मतलब आत्मसात किया है. ऐसे कुछ लोग हैं. ओके, व्हाट इज़ डिम मतलब कंसिडर, कि जिनके काम को हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं. वो कौन से लोग हैं, किपलिंग, शॉ, थॉमस मन, पर्लबर्ग, अल्बर्ट कैमस, हेमिंगवे. These giants of literature whose works are taught in the school room. ये जो महान व्यक्ति है,
किस चीज़ में महान? ये लिटरेचर में, जो फेमस है, महान है, इनका जो साहित्य है वो कहाँ सिखाया गया है? स्कूल रूम में। जैसे आपको ये सब्जेक्ट रहता है ना, लिटरेचर रीडर वाला, है ना, बस वैसे ही उसी में उनके टॉपिक्स रहते हैं, उसमें उसके चैप्टर्स रहते हैं। हाउस इन लाइब्रेरीज अराउंड द वर्ल्ड, मतलब सारे दुनिया में जो जो लाइब्रेरीज है उसमें उनके बुक्स रखे जाते हैं। एंड स्पोकन ऑफ इन रिवरेंट टोन्स हैव ऑलवेज मेड अ डीप इम्प्रेशन, और इनके बारे में हमेशा कैसे किस तरह बात की जाती है? विथ डीप रिस्पेक्ट, मतलब इतना अच्छा उनका लिटरेचर है। दैट आई नाउ जॉइन द नेम्स ऑन सच अ लिस्ट इज ट्रूली बियॉन्ड वर्ड्स, मतलब उनका कहना है कि मुझे ये लोगों के बारे में पता था कि इनका ऐसा कुछ लिटरेचर था। कौन से लोग? उन्होंने जो नाम दिया है, किपलिंग, शॉ, थॉमस मन, उन लोगों के बारे में, कि हाँ इन लोगों का लिटरेचर अच्छा है, बहुत अच्छे लिखते हैं, इनकी बुक्स फेमस थी, स्कूल में भी उनमें से कुछ चैप्टर्स आते थे, इन लोगों का नाम मुझे पता था। और नाउ, और आज क्या हुआ है कि ये जो लिस्ट है यहाँ पर मेरा नाम भी आया है, मैंने भी ये नाम किया है, ज्वाइन किया, ये लिस्ट मैंने ज्वाइन की है। दैट आई नाउ जॉइन द नेम्स ऑन सच ए लिस्ट इज़ ट्रूली बियॉन्ड वर्ड्स, मतलब मैं ये जो चीज़ है दैट आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, तो इस लिस्ट में मेरा नाम अभी आ गया है, जुड़ गया है, तो मैं ये सारी मतलब मैं अपनी खुशी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई डोंट नो इफ दिस मैन एंड वुमेन ever thought of the Nobel honor for themselves, but I suppose that anyone writing a book or a poem or a play anywhere in the world might harbor that secret dream deep down inside. उनका ये कहना है कि मुझे नहीं पता कि ये जो लोगों का उन्होंने नाम बताया ना अभी, इनमें से जो मेन वुमेन जो भी है, तो इन्होंने कभी सोचा होगा क्या नोबेल प्राइज़ के बारे में? बट आई सपोज दैट एनी वन राइटिंग अ बुक और पोएम और प्ले, मतलब जो कोई भी हो, जो जो बुक लिखता है या फिर पोएम लिख रहे हैं या फिर कुछ प्ले लिख रहे हैं, इन द वर्ड माइट हार्बर मतलब पजेसेस दैट सीक्रेट ड्रीम डीप डाउन इनसाइड, मतलब कहीं तो भी उनके दिल में, दिमाग में वो सीक्रेट ड्रीम रहता होगा, किस चीज़ का? नोबेल प्राइज मिलने का। इट्स प्रोबेबली बुरीड सो डीप दैट दे डोंट इवन नो इट्स देयर, मतलब वो इतना डीप छुपा रहता होगा कि उन लोगों को भी पता नहीं रहता कि अपने अंदर ये कुछ तो भी एक सुप्त इच्छा या सुप्त सपना जो है वो है। If anyone had ever told me that I had the slightest chance of winning the Nobel Prize, अगर मुझे किसी ने कहा होता, बताया होता कि नोबेल प्राइज जीतने का मेरा थोड़ा सा भी चांस है, तो क्या होता? I would have to think that I would have about the same odds as standing on the moon, तो मुझे क्या लगता है कि मैं चांद पर खड़ा हूँ। In fact, during the year I was born एंड फॉर अ फ्यू ईयर्स लेटर, उन्होंने कहा कि इनफैक्ट जब मैं बॉर्न हुआ, जिस साल मैं बॉर्न हुआ उसके बाद भी कुछ साल बाद, देयर वॉजंट एनी वन इन द वर्ल्ड हु वॉज कंसिडर गुड इनफ टू विन दिस नोबेल प्राइज, मतलब उसके बाद भी मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था कि कोई भी वर्ल्ड में कोई भी ऐसा है कि जिसे कंसिडर किया जाता है नोबेल प्राइज़ के लिए फॉर लिटरेचर। सो आई रिकग्नाइज दैट आई एम इन वेरी देयर कंपनी टू से द लेस, इसका मतलब ऐसा है कि आप लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज किया है, मतलब मैं क्या हूँ? मैं एक एक्सेप्शनल केस हूँ जिनको आपने इस प्राइज़ के लिए सिलेक्ट किया है। आई वॉज आउट ऑन द रोड व्हेन आई रिसीव्ड दिस सरप्राइजिंग न्यूज़, जब मुझे ये न्यूज़ मिली तब मैं कहाँ पर था? मैं रोड पर चल रहा था। एंड इट टुक मी मोर दैन अ फ्यू मिनट्स टू प्रॉपरली प्रोसेस इट, मतलब वो जो न्यूज़ है वो उन्होंने सुनी और उनको कुछ मिनट्स लगे, किस चीज़ के लिए? टू प्रॉपरली प्रोसेस, मतलब वो जो चीज़ है उन्होंने वो सुनी, वो प्रॉपरली उनके दिमाग में जाने के लिए, उनके उसका विश्वास करने के लिए उनको थोड़े मिनट्स लगे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। आई बिगन टू थिंक अबाउट विलियम शेक्सपियर, द ग्रेट लिटरेरी फिगर। ये जो है ना विलियम शेक्सपियर, ये प्ले लिखते थे, तो ये कह रहे हैं कि बॉब डिलन, कि मैं उनके बारे में सोचने लगा। आई वुड रिकॉन मतलब ओपिनियन, ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज अ ड्रामेटिस्ट, कि मेरा ऐसा ओपिनियन है कि शायद वो खुद को क्या समझते होंगे? ड्रामेटिस्ट, करेक्ट। द थॉट दैट ही वॉज राइटिंग लिटरेचर कुडंट हैव एंटर हिज हेड, मतलब जब वो ड्रामा कुछ प्ले लिखते होंगे तो मुझे नहीं लगता, मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि उन्हें नहीं पता होगा कि वो क्या लिख रहे हैं, लिटरेचर के बारे में कुछ लिख रहे हैं।
हिज वर्ड्स वर रिटन फॉर द स्टेज, उनके जो वर्ड्स है मतलब वो जो लिखते थे, वो जो लिखाई थी उनकी, वो किस चीज़ के लिए थी? ओनली फॉर द स्टेज, मतलब स्टेज पर जाना और वो जो डायलॉग्स वो लिखते थे वो डिलीवर करना। मीन टू बी स्पोकन नॉट रेड, मतलब वो जो डायलॉग्स लिखते थे वो किस चीज़ के लिए थे? बोलने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं थे। हिज वर्ड्स वर रिटन फॉर द स्टेज, मीन टू बी स्पोकन नॉट रेड। व्हेन ही वॉज राइटिंग हैमलेट, मतलब जब वो, उनका एक फेमस नाटक है हैमलेट, वो जब लिख रहे थे, आई एम श्योर ही वॉज थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग, कि मुझे श्योर है, मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो ये हैमलेट लिख रहे थे तब उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, जैसे हु आर द राइट एक्टर्स फॉर दिस रोल्स, कि ये जो रोल्स हैं इसके लिए राइट एक्टर्स कौन से होंगे। हाउ शुड दिस बी स्टेज, स्टेज पर इसे हम लोग कैसे उतारेंगे। डू आई रियली वॉन्ट टू सेट दिस इन डेनमार्क, मुझे डेनमार्क में ही ये प्रोग्राम पहला शो पहला करना है। हिज क्रिएटिव विजन एंड एम्बिशंस वर नो डाउट एट द फोर फ्रंट ऑफ हिज माइंड, बट देर वेर ऑल्सो मोर मंडेन मैटर्स टू कंसिडर एंड डील विद। अभी देखो उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आई होंगी, करेक्ट। तो उनका क्या कहना है कि हिज क्रिएटिव विजन एंड एम्बिशियस वेर नो डाउट्स, मतलब उनका जो क्रिएटिव विजन था, उनकी जो एम्बिशियस थी, कि नो डाउट कि उन्होंने ये सारी चीज़ें कैसे की, एकदम परफेक्ट की, लेकिन फिर भी बट देर वेर ऑल्सो मोर मंडेन मैटर्स। मंडेन मतलब होता है वेरी ऑर्डिनरी एंड डल, कि मतलब वहाँ पर कुछ ऐसे भी मैटर्स रहे होंगे जिनको हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं और जिनसे हम लोग डील करते हैं। इन द फाइनेंसिंग, इज़ द फाइनेंसिंग इन प्लेस, मतलब उस प्लेस में फाइनेंस मिलेगा अच्छे से। आर देयर इनफ गुड सीट्स फॉर माई पैट्रॉन्स, पैट्रॉन्स मतलब फैंस, कि मेरे फैंस के लिए वहाँ पर बहुत सारी सीट्स मिल पाएगी। वेयर एम आई गोइंग टू गेट वुमेंस स्कूल, मुझे वुमेंस स्कूल कहाँ से मिलेगा। आई वुड बेट दैट द फादर्स्ट थिंग फ्रॉम द शेक्सपियर्स माइंड वॉज द क्वेश्चन, इज दिस लिटरेचर। और यहाँ पे बॉब डिलन का कहना ऐसा है कि मैं बेट लगाता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें तो उनके दिमाग में आई होंगी, लेकिन ये बहुत सोचने के बाद उनके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आई होगी, और कौन सी, कि ये जो मैं लिख रहा हूँ क्या ये लिटरेचर है। When I started writing songs as a teenager, मतलब जब मैं टीनेजर था और जब मैंने क्या किया, गीत लिखना स्टार्ट किया था। Even as I started to achieve some renown for my abilities, my aspirations for these songs only went so far. उन्होंने भी क्या किया था, जब टीनेजर थे तब उन्होंने सॉन्ग्स लिखने स्टार्ट किए थे, किस चीज़ के लिए, टू अचीव फेम, मतलब उनमें जो ये एबिलिटी थी, उनके जो एस्पिरेशंस थे, उस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, अपने एम्बिशन के लिए ये सारी उन्होंने वो सॉन्ग्स लिखे। आई थॉट दे कुड बी हर्ड इन कॉफ़ी हाउसेस और बार्स, मे बी लेटर इन प्लेस लाइक कार्नेज हॉल एंड द लंडन पैलेडियम। तो उन्होंने ऐसा सोचा, कि मैंने ऐसा सोचा कि ये जो मेरे सॉन्ग्स हैं वो कहाँ कहाँ सुने जाएंगे, कहाँ कहाँ सुनाए जा सकते हैं, कॉफ़ी हाउसेस में, बार में, या फिर कैर्नेज हॉल, या फिर द कैर्नेज हॉल, द लंडन पैलेडियम। इफ़ आई वॉज रियली ड्रीमिंग बिग, अगर मैं बहुत बड़ा सपना देखता तो क्या होता, मे बी आई कुड इमेजिन, कि मैं ऐसा इमेजिन कर सकता, क्या इमेजिन कर सकता, गेटिंग टू मेक अ रिकॉर्ड। देखो यहाँ पर ये पिक्चर दी है बॉब डिलन की, और एक कॉन्सर्ट में वो परफॉर्म कर रहे हैं। कहाँ का कॉन्सर्ट है ये, टोक्यो का, इन 1986। यस, आई कुड इमेजिन गेटिंग टू मेक अ रिकॉर्ड एंड देन हियरिंग माई सॉन्ग्स ऑन द रेडियो, कि मैं उनका रिकॉर्ड भी कर रख सकता था, और वो बाद में सॉन्ग कैसे सुनता, मैं रेडियो पर सुन सकता था। दैट वॉज रियली द बिग प्राइज इन माई माइंड, और ये तो मुझे सबसे अच्छा प्राइज़ होता, मतलब हम लोग जितना एफर्ट्स लेते हैं और उसकी वजह से उसको जब अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, दैट इज़ अवर प्राइज़। तो ये कहते हैं कि अगर मेरे गाने मैं रेडियो पर सुन सकता था, दैट वॉज रियली अ बिग प्राइज इन माई माइंड। मेकिंग रिकॉर्ड्स एंड हियरिंग योर सॉन्ग्स ऑन द रेडियो मीन्ट दैट यू वर रीचिंग अ बिग ऑडियंस। अपने रिकॉर्ड्स बनाना, अपने गानों के रिकॉर्ड्स बनाना, उन्हें रेडियो पर सुनना, इसका मतलब क्या है कि यू वर रीचिंग अ बिग ऑडियंस, मतलब आप ऑडियंस की तरफ पहुंच रहे हो, और ऑडियंस कैसे, छोटे मोटे तादाद में नहीं, बड़े तादाद में। एंड दैट यू माइट गेट टू कीप डूइंग वॉट यू हैड सेट आउट टू डू,
और जब हमें समझता है कि हमारे ऑडियंस बढ़ गए हैं तब क्या होता है, हम लोग जो काम फिक्स करते हैं वो हम अच्छी तरह से करते हैं और कंटिन्यू करते हैं. वेल, I have been doing what I set out to do for a long time. और मैंने क्या किया, मैंने जो सेट किया था, मैंने जो फिक्स किया था, मैंने वो बहुत सालों तक वो जो है मैंने कंटिन्यू रखा. आई हैव मेड डजन्स ऑफ रिकॉर्ड. मैंने डजन से ज़्यादा, डजन्स मतलब ढेर सारे रिकॉर्ड्स बनाए. एंड प्लेड थाउजेंड्स ऑफ कॉन्सर्ट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड. पूरे जग में घूमा, पूरे जग में कितने थाउजेंड्स ऑफ कॉन्सर्ट्स उसने किए. But it's my song that are all the vital center of almost everything I do. लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने जो भी की, जैसे उन्होंने कहा ना कि उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए और कॉन्सर्ट्स प्ले किए, ढेर सारे कॉन्सर्ट्स में उन्होंने प्ले किया, लेकिन ये जो सारी चीज़ है इसमें से सबसे एसेंशियल क्या चीज़ थी, या सबसे एसेंशियल चीज़ थी उनके सॉन्ग. मतलब मेरे जो गाने हैं, मेरे जो गीत है वो क्या थे, that is the essential center of almost everything I do. They seem to have found a place in the lives of many people throughout many different countries and I am grateful for that. मतलब मेरे गानों की जगह कहाँ पर है, लोगों के दिल में तो है ही है ना. लोगों की ज़िंदगी में कुछ जगह है, दिल में है, और अलग अलग कल्चर्स के जो लोग हैं उनमें वहाँ तक मेरे गाने पहुँच गए हैं, पहुँच चुके हैं. एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ. बट दैट्स वन थिंग आई मस्ट से, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा. एज अ परफॉर्मर, मतलब वो जो गाने परफॉर्म करते थे ना, इसलिए बोला है कि एज अ परफॉर्मर आई हैव प्लेड फॉर 50,000 पीपल. मैंने किसके लिए प्लेड किया था, 50,000 पीपल. एंड आई हैव प्लेड फॉर 50 पीपल, और 50 पीपल के लिए भी प्लेड किया था. एंड आई कैन टेल यू दैट इट इज़ हार्डर टू प्ले फॉर 50 पीपल. मतलब उनका कहना है कि 50,000 लोगों के सामने परफॉर्म करना और 50 लोगों के सामने, इन दोनों में से 50 लोगों के सामने परफॉर्म करना इज़ हार्डर. ओके, 50,000 पीपल हैव अ सिंगुलर persona, not so with 50. Each person has an individual separate identity, a word unto themselves. उनका कहना है कि 50,000 जो लोग हैं उनका एक ग्रुप रहता है, ठीक है, मतलब एक सिंगुलर पर्सन वो एक्ट करते हैं. लेकिन 50 जो लोग हैं वो वैसे नहीं करते हैं, और हर पर्सन, हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है. उनकी आइडेंटिटी अलग होती है, उनकी समझने की कैपेसिटी अलग होती है. दे कैन परस्यू मतलब अंडरस्टैंड. दे कैन परस्यू थिंग्स मोर क्लियरली. Your honesty and how it relates to the depth of your talent is right. मतलब हर लोग अपने अपने हिसाब से सारी चीज़ें क्या करते हैं, समझते हैं. आपकी ईमानदारी और आपके बीच में जो टैलेंट है, आप में जो टैलेंट है उसकी डेप्थ कैसी है, और या फिर आप उसको कैसे उनका तालमेल लगाते हो, वो सारी बातें वो लोग क्या करते हैं, समझते हैं. द फैक्ट दैट द नोबेल कमिटी इज सो स्मॉल इज़ नॉट लॉस्ट ऑन मी. ये जो पैसेज है ना, इसमें उनका जो कहना है वो क्या है, देखो कि डायलन का कहना है कि ही अंडरस्टैंड द नोबेल कमिटी हैड चोजन हिम आफ्टर लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन एंड डिस्कशन एज इट वॉज अ स्मॉल कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल विथ हाई इंडिविजुअलिटी एंड ओपिनियन. बट लाइक शेक्सपियर, I too am often occupied with the pursuit of my creative endeavors and dealing with all aspects of life's mundane matters. उन्होंने कहा है कि शेक्सपियर के जैसे ही मैं भी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों में क्या हुआ, बिजी रहा. एंडेवर मतलब हार्ड अटेम्प्ट टू अचीव अ गोल. अपना गोल अचीव करने के लिए जो भी चीज़ें करनी पड़ी मैं उसमें बिजी रहा. एंड डीलिंग विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ्स मंडेन मैटर्स, और जो ऑर्डिनरी मैटर्स है उसमें भी मैं बिजी रहा. हु आर द बेस्ट म्यूजिशियंस फॉर दिस सॉन्ग. देखो उनके दिमाग में कौन सी चीज़ें आती थी कि ये जो सॉन्ग है इसके लिए बेस्ट म्यूजिशियन कौन होगा. एम आई रिकॉर्डिंग इन द राइट स्टूडियो. क्या मैं राइट स्टूडियो में, मतलब ये स्टूडियो अच्छा है, ये जो स्टूडियो है मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये जो बात है ये अच्छी है. इज़ दिस सॉन्ग इन द राइट की. ये जो सॉन्ग है इसके जो नोट्स है, म्यूजिकल नोट्स है, ये सारे जा रहे हैं ना साथ में, ये बराबर है ना. सम थिंग्स नेवर चेंज, मतलब कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती इवन इन 400 ईयर्स.
जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा ना कि जैसे शेक्सपियर अपना ड्रामा लिखते हैं तो उनके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती होंगी, वैसे बॉब डिलन ने यहाँ पे कहा है कि मेरे भी दिमाग में ये सारी चीज़ें, जो ऑर्डिनरी चीज़ें ये आती थी. सो not once have I ever had the time to ask myself, are my songs literature? So I do thank the Swedish Academy both for thanking the time to consider that very question and ultimately for providing such a wonderful answer. उनके भी दिमाग में आता था ना कि ये जो गाने हैं मेरे, क्या ये लिटरेचर है, क्योंकि उन्होंने थोड़ी वो जब गाने लिखते थे तो उनके दिमाग में थोड़ी आता था कि ये लिटरेचर लिख रहा हूँ मैं. करेक्ट. तो उनके दिमाग में भी ये चीज़ें आती थी कि क्या ये जो मेरे सॉन्ग्स है ये लिटरेचर है. तो देखो उन्होंने कैसे उसको आंसर किया है. सो आई डू थैंक द स्वीडिश अकाडमी, कि मैं किनको थैंक्स करता हूँ, स्वीडिश अकाडमी को, बोथ फॉर टेकिंग द टाइम टू कंसिडर दैट वेरी क्वेश्चन, जिन्होंने मेरा ये जो क्वेश्चन है वो कंसिडर किया और उसे आंसर भी दिया. आंसर कैसे दिया? बॉब डिलन को नोबेल प्राइज देकर. एंड अल्टीमेटली फॉर प्रोवाइडिंग सच अ वंडरफुल आंसर. माई बेस्ट विशेज टू यू ऑल, बॉब डिलन. यहाँ पर अभी अपना ये स्पीच खत्म हो चुका है. देन वी स्टार्ट बायोग्राफी. बॉब डिलन इज़ द फर्स्ट म्यूजिशियन टू विन द नोबेल प्राइज. बॉब डिलन ये पहले म्यूजिशियन है जिन्होंने क्या जीता है? नोबेल प्राइज. बॉब डिलन बॉर्न रॉबर्ट एलन जिमरमैन इन 1941 इन मिनेसोटा. वो कब बॉर्न हुए? 1941 में, मिनेसोटा में. ठीक है. बिगन एज अ फोक सिंगर. उन्होंने क्या किया? सबसे पहले लोकगीत गाए. ठीक है. द सन ऑफ अ स्टोर ओनर. उनके पापा एक स्टोर ओनर थे. ही टॉट हिमसेल्फ टू प्ले द हारमोनिका, गिटार एंड पियानो एट एन अर्ली स्टेज. उन्होंने बहुत जल्दी ही, बॉब डिलन ने बहुत जल्दी ही हारमोनियम, गिटार और पियानो बजाना उन्होंने सीख लिया था. In the 1960s, with a harmonica and an acoustic guitar, Dylan raised his voice against social injustice, war, and racism and became a civil rights campaigner. 1960 में ही उन्होंने अपना हारमोनियम और गिटार लेकर क्या किया? अपनी आवाज़ रेज की, मतलब आवाज़ उठाना, अगेंस्ट, किसके खिलाफ? सोशल इंजस्टिस. इंजस्टिस मतलब अन्याय. सोशल इंजस्टिस वार, रेसिज्म मतलब जातिवाद, एंड बिकेम अ सिविल राइट्स कंपेनर. और वो क्या हो, उन्होंने क्या किया? अन्याय के बारे में, जातिवाद के विरुद्ध अपना आवाज़ उठाया. कंपेनर मतलब अ पर्सन हु टेक पार्ट इन ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज दैट आर इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट अ सोशल और political change. He recorded an astonishing 300 songs in his first 3 years. उन्होंने जैसे ये स्टार्ट किया तो पहले 3 ईयर्स में उन्होंने आश्चर्यजनक कितने सॉन्ग्स कंप्लीट किए? 300 सॉन्ग्स, इंक्लूडिंग द क्लासिक ब्लोइंग इन द विंड. In 1963, he sang at the iconic procession for the civil rights of American. In 1963, he sang at the iconic procession. Iconic मतलब प्रतिष्ठित और procession मतलब होता है जुलूस. उन्होंने 1960 में कहा गाया एक जुलूस में, जो बहुत प्रतिष्ठित जुलूस था, for the civil rights, सिविल राइट्स के लिए, of African American, where Martin Luther King Jr. gave his historic I have a dream speech. मतलब ये जो जुलूस था वहाँ पर उन्होंने गाना गाया बॉब डिलन ने. कौन सा जुलूस था ये? किस चीज़ के लिए था? फॉर सिविल राइट्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन, जहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना एक बहुत अच्छा सा स्पीच दिया था. आई हैव अ ड्रीम स्पीच. डायलन गेन नोटिस विथ हिज स्टीयरिंग प्रोटेस्ट song and became a writer of the anti-war and civil rights movement. अभी उन्होंने वहाँ पर जो गाना गाया वो सारे लोगों ने नोटिस किया कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनके गानों ने सारी जगह पर हलचल मचा दी. Then he became a writer of anti-war and civil rights movement. Dylan moved on to rock and roll and amazed listeners with his interpretation of literature and folk traditions. उन्होंने पहले क्या किया था? लोकगीत स्टार्ट किए थे उन्होंने, करेक्ट. लेकिन अभी उन्होंने क्या किया? रॉक एंड रोल. उन्होंने अपना जो उनके कुछ इंटरप्रिटेशन थे, इंटरप्रिटेशन मतलब उनके ओपिनियंस अबाउट समथिंग मीन्स, उन्होंने अपने इंटरप्रिटेशन से क्या किया? लिटरेचर और फोक ट्रेडिशन का मिक्सअप किया. डायलन सॉन्ग वेयर
डायलन सॉन्ग्स विच आर प्रोज पोएम, उनके सॉन्ग्स कैसे रहते थे? प्रोज पोएम विथ लेयर्स ऑफ इनर मीनिंग्स, मतलब जिनमें से कुछ अलग ही मीनिंग लिखता था, मतलब जिसमें से कुछ तो भी डीप, ऐसा कुछ तो भी मीनिंग छुपा रहता था. विथ द लेयर्स ऑफ इनर मीनिंग आर इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल बाय हिज डिस्टिंक्टिव nasal twang vocals. Nasal twang vocals मतलब a quality of voice pronounced by the breath resonating in the notes. A guitarist who played with him once said, एक जो गिटारिस्ट था जो उनके साथ गाना गाता था, मतलब प्ले करता था, उन्होंने क्या कहा था? वर्किंग विथ हिम वॉज लाइक नोइंग शेक्सपियर, मतलब बॉब डिलन के साथ काम करना मतलब क्या है कि हम लोग शेक्सपियर को जानते हैं. द इमेजरी ऑफ मिस्टर तम्बोरिन मैन इज ब्यूटिफुल एंड इज रियल पोएट्री. Dylan, in a career of more than 50 years, also explored blues and jazz. उनके जो करियर में 50 साल के करियर में उन्होंने क्या क्या किया? बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर की. जैसे यहाँ पे ब्लूज़ एंड जैज़ है. ब्लू एंड जैज़ आर म्यूजिकल फॉर्म्स. इन द लेट 1970s, Dylan declared that he had a spiritual rebirth and turned to religion again. 1970 में डिलन ने डिक्लेयर कर दिया कि उनका आध्यात्मिक जन्म हुआ है अभी, और उन्होंने क्या किया? वो कहा टर्न हो चुके हैं अपने धार्मिकता की तरफ वो टर्न हुए. ही रिलीज 3 एल्बम्स ऑफ रिलीजियसली इंस्पायर्ड सॉन्ग. उन्होंने 3 एल्बम रिलीज किए. किसके बारे में? रिलीजियसली इंस्पायर्ड सॉन्ग्स थे उसमें. इन 1980 ही अर्न In 1918, he earned his first Grammy Award. उनको 1980 में क्या हुआ? उनको एक अवार्ड मिला, ग्रैमी अवार्ड फॉर द सॉन्ग Gotta Serve Somebody. In the following years, he won many more awards. और उसके बाद आने वाले ईयर्स में क्या हुआ? ईयर्स में हुआ और बहुत सारे अवार्ड्स उन्हें जीते. Dylan has never been a conformist. Conformist मतलब a person who follows traditional standards of conduct. ये डायलन जो थे वो conformist नहीं थे. In February 2010, he performed The Times They Are a Changing Back by Just a Piano at the White House for a concert honoring the music from the civil rights movements. उन्होंने क्या किया? फरवरी 2010 की बात है, उन्होंने परफॉर्म किया. किस चीज़ के ऊपर? द टाइम्स दे आर चेंजिंग बैक बाय जस्ट अ पियानो एट द वाइट हाउस. कहाँ पर था ये प्रोग्राम? वाइट हाउस में. वहाँ पर उन्हें ये चीज़ परफॉर्म करनी थी. हियर इज़ व्हाट प्रेसिडेंट ओबामा हैड टू से. मतलब ये जो है वाइट हाउस में जो प्रोग्राम था वहाँ पर बॉब डिलन ने परफॉर्म किया. तो देखिए उनके बारे में बराक ओबामा ने क्या कहा है. ही वुडंट कम टू द रिहर्सल, मतलब वो रिहर्सल के लिए नहीं आए. ही डिडंट वांट टू टेक एनी पिक्चर विथ मी. उन्हें मेरे साथ एक भी पिक्चर नहीं लेना था. ही केम इन एंड प्लेड, मतलब वो अंदर आए, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने प्ले किया अपना सॉन्ग. ही फिनिशेड द सॉन्ग फिनिश किया. स्टेप्स ऑफ द स्टेज से नीचे उतरे. आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट रो. मैं पहले ही रो में, फ्रंट रो में बैठा था. ठीक है. कम्स अप, वो मेरे पास आए. शेक्स माई हैंड, मैं हैंड शेक किया. सॉर्ट ऑफ टिप्स हिज हेड, गिव्स मी जस्ट अ लिटिल ग्रीन एंड देन ल्यूज. उन्होंने हल्का सा स्माइल किया और वहाँ से वो निकल गए. एंड दैट वॉज इट. ये है बॉब डिलन. आई थॉट दैट्स हाउ यू वांट बॉब डिलन, राइट. मतलब मैंने सोचा कि बॉब डिलन के बारे में हम लोग क्या इमेजिन करते हैं. जैसे देखो जो लोग बहुत फेमस होते हैं वो लोग कैसे करते हैं, आते हैं, उनके पास 10-12 लोग रहते हैं, उनके पीछे फिर हाय हेलो करते करते फ़ोटो खींचते खींचते वो लोग स्टेज पर जाते हैं, है ना. लेकिन बॉब डिलन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया. उन्होंने क्या किया? वो गए, स्टेज पर गए, अपना गाना परफॉर्म किया, नीचे उतरे, उनको प्रेसिडेंट दिखे तो उन्होंने प्रेसिडेंट से हैंडशेक किया और वह मुस्कुराया और वो वहाँ से निकल गए. You don't want him to be all grinning with you. You want him to be a little skeptical about the whole enterprise. Skeptical मतलब doubtful. So that was a real treat.
When Dylan's Nobel Prize win was announced, there was no response from him for 2 weeks. जब उनको नोबेल प्राइज़ पता चला कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है, अनाउंस हुआ कि उन्हें मिलेगा, उसके बाद भी देर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम फॉर 2 weeks. 2 हफ्ते उनसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया था. ही डिड नॉट ट्रैवल टू स्टॉकहोम फॉर प्राइज सेरेमनी. वो खुद प्राइज सेरेमनी के लिए स्टॉकहोम नहीं गए थे. पट्टी स्मिथ अनदर सेलिब्रेटेड फोक म्यूजिशियन. ये जो है पट्टी स्मिथ, ये कौन है? एक फोक म्यूजिशियन है. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही एक्सेप्टेड द प्राइज. इन्होंने उनका प्राइज़ एक्सेप्ट किया था एंड परफॉर्म डिलन सॉन्ग. और वहाँ पे डिलन का एक सॉन्ग उन्होंने परफॉर्म किया था, अ हार्ड रेन्स अ गोना फॉल. डिलन हैज़ टिल डेट फॉलोड हिज ओन पाथ. मतलब अभी तक भी, टिल डेट मतलब अभी तक ये डिलन क्या कर रहे हैं? उन्होंने जो रास्ता फिक्स किया है खुद के लिए, वहीं पर वो चल रहे हैं. अपना रास्ता है, जो बातें उन्होंने फिक्स की थी वो सारी चीज़ें वो क्या कर रहे हैं? अभी तक फॉलो कर रहे हैं.